Hello guys, how are you? What's up? So today's lecture is all about basic Coulomb's law and the basic principle of charge. यहाँ पे हमने lecture खत्म किया था. So hope you are doing well, you are enjoying और आपका basic फंडा clear हो रहा होगा. Okay, तो आज आगे का देखते हैं. ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम्स भी लगाने हैं अकॉर्डिंगली विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज. तो हमने चार्ज पे कहानी खत्म की थी. हमने थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो रिवाइज करते हुए ठीक है ना. तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा ये कि चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. दूसरा, चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज. और एक प्रिंसिपल है इसमें, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. ठीक है, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू चार्ज में जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस. ओके, मैं इसमें एक बात और थोड़ा सा जोड़ देता हूं. ठीक है, किसी भी चार्ज का मास क्या स्पीड पे डिपेंड करता है? हाँ, करता है. ओके, इट्स रिलेटिविटी थ्योरी. आपके दिमाग में एक सवाल चमकेगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स में जो भी पार्टिकल या बॉडी हम यूज करते थे उसमें कभी भी मास चेंज तो नहीं हुआ, जैसे ब्लॉक डायग्राम या फिर पुली रोटेशन में हमने जब जो जितने भी सवाल सॉल्व किए या फिर प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया है वहां पे कहीं तो मास चेंज नहीं करता था. बट यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं कि मास चेंज कर रहा था? तो मैं उसके लिए एक टर्म जोड़ रहा हूं, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो एक छोटा सा टर्म है, दैट इज हमें सिग्निफिकेंट समझना पड़ेगा. ओके, सो इन रियलिटी मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. अब ये कैसा हो जा रहा है कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? तो उसके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो ये ज्ञान देता है कि जो मास होता है ना वो कैसे चेंज करता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली. ठीक है ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, जहां पे m0 क्या है? m0 इज द रेस्ट मास. ठीक है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. सब लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, कोई दिक्कत? ठीक है, कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, सो अकॉर्डिंगली दिस मास जो है वो बदलता है. अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आज तक जरूरत ना पड़ी, फिर अचानक से ये कैसे हो रहा है? क्योंकि रियल लाइफ में जो हम काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, जैसे कोई भी ब्लॉक डायग्राम को आगे बढ़ाना किसी वेलोसिटी से, या फिर पुली के मैकेनिज्म से पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर नीचे होना, या फिर लिफ्ट डायग्राम. ओके, उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत ही छोटी होती है. अब देखो कैसे. तो वेलोसिटी अगर बहुत 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 छोटी होगी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट से, तो क्या हो जाएगा? v/c जो है वो नेग्लेक्ट कर जाएगा. ओके, तो इसीलिए जो मास होगा हमारा, ठीक है ना, वो रेस्ट मास के बराबर होगा. क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा मास होगा, एक्चुअल मास, वो रेस्ट मास के बराबर होगा. ठीक है ना, इसीलिए मैकेनिक्स में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है. अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर सिग्निफिकेंट हो जाए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर सिग्निफिकेंट हो जाए, जैसे कि बहुत छोटे चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं, जैसे कि आप इमेजिन करके देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं. तो रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या था? जैसे आप इमेजिन करके देखो, ठीक है ना, m इज इक्वल टू m0 बाई 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर. ये था हमारा मास का फॉर्मूला. अब जैसे मैं बोल रहा हूं, आप इमेजिन करके देखो, ठीक है ना. आप एक इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो. इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है. चार्ज की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 होती है.
कूलम में, और इसकी मास जो होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो कि रेस्ट पे है। ओके, अभी इसका रेस्ट मास जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो ई के बराबर है। अब क्या करो, आप क्या करो, इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो, ठीक है ना, इमेजिन करके। ठीक है, तो ये एक्सेलरेट करेगा, फोर्स लग गया तो कितना से एक्सेलरेट करेगा ये। ठीक है, तो हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, इनटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 1 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब सोचो ध्यान से, क्या ये बहुत छोटा क्वांटिटी है या बहुत बड़ा क्वांटिटी है। 10⁻31 ऊपर जाएगा तो क्या ये बहुत बड़ा हैवी अमाउंट में एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, मतलब एक, ठीक है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जिसपे आपने बहुत कम फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो ये इतना बड़ा एक्सेलरेशन जनरेट हुआ कि ये इतने तेजी से भागेगा कि इसकी वेलोसिटी काफी बड़ी होगी। तब ये वैल्यू जो है वो लाइट के सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उस समय यहां पे जो मास होगा ना वो चेंज कर जाएगा। रेस्ट मास पे इसका इलेक्ट्रॉनिक मास था, अब जो मास आएगा 1 न्यूटन के बाद वो चेंज होता हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होगी। तो ओवरऑल इतना बताने का मतलब क्या था कि पहली बात ये कि मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन अपॉन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो वहीं का वहीं रहा। तो इसका मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। बातें समझ में आ रही, ठीक है, ओके। सो एग्जैक्टली मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है ना, एक बार सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हम छोटी छोटी बातें कर लिए थे। हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया था, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, चार्ज इज ऑल्सो एसोसिएटेड, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज कंजर्व्ड, ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट। दैट मीन्स इसी को बोला जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है चार्ज इज इनवेरिएंट। So although charge produces electric and magnetic field, also it will produce energy and radiates energy. ठीक है, and next property is quantization of charge. तो हमने कुल मिला के देख लिया, ठीक है ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है चार्ज इनवेरिएंट होता है, और ये डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, मास डिपेंड करता है स्पीड पे, और तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और अभी मजा आएगा। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल, ठीक है ना, डिस्कस कूलम्स लॉ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ओके, एंड ग्लास रिक्वायर्स द चार्ज ऑफ दिस मच। सो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है प्लस 19.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्वांटाइजेशन चार्ज की थ्योरी को पकड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेगा, तो चार्ज गिवन है, इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन है 19.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 10⁻−19, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट इसी का सेकंड बिट दिया हुआ है कि फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। तो आपको पता है कि हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था जहां पे बॉडी ए था और जहां पे बॉडी बी था, आपने देखा भी था प्रीवियस लेक्चर में। ए से बी को ट्रांसफर हुआ था, तो जितना ही ट्रांसफर हुआ होगा चार्ज, ठीक है ना, उस पे पॉजिटिव होगा चार्ज और इस पे निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। सो कितना हो जाएगा, सेम। ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कितना हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। ओके,
Is there a transfer of mass from glass to silk? Yeah, obvious. Because you know that कि mass of electron is given. So थर्ड बीट को सॉल्व करेंगे. थर्ड बीट को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमने पढ़ रखा है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हैं और फिर मास दिया हुआ है, तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है इनटू, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो वो टोटल मास हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं. सो पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. तो चार्ज इज अगेन गिवन, चार्ज इज अगेन गिवन -1 कूलम बिकॉज निगेटिव चार्ज बोला है. तो फिर आपने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू NE, तो इज इक्वल टू -1 कूलम. तो फिर N की वैल्यू पुट कर दें, तो फिर -1 कूलम डिवाइडेड बाई, और फिर वैसे भी मॉड में लेके हम आराम से, ठीक है ना, माइनस प्लस का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है माइनस लेंगे यहाँ पे सॉल्व इट, तो यू विल गेट समथिंग ओके. ठीक है, सो इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन attraction or repulsion? So repulsion is the true test. Okay, repulsion is the true test. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय रिपल्सन हम लोग जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी ढूंढ पाते हैं. ठीक है ना, अट्रैक्शन से हमें पता नहीं चलता है दैट द बॉडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है ना, बट रिपल्सन से हम पता कर पाते हैं. ठीक है, ओके. कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ दिस मच? सो लेट्स सी. बिकॉज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पे जाके रुक जाता है कि एन की वैल्यू जो है वो एन की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है, मतलब 2/3 या 1/3 ऐसा नहीं हो सकता. तो फिर देख लेते हैं. Q इज गिवन एंड NE, तो N की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फिर आधा चार्ज तो किसी पे होगा नहीं, आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, तो दैट इज हाफ, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगेन द चार्ज इज गिवन, ठीक है ना, चार्ज इज गिवन Q इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁷. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड? तो मास निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी यूज करेंगे. तो -2 इंटू 10⁻⁷ कूलम बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. इसको सॉल्व कर दीजिए और n की वैल्यू निकल जाएगी. तो फिर 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मास ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो भी आए वही आंसर है. आगे बढ़ेंगे हम लोग. स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से सॉल्व कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़े. सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज. तो सब लोग जगे रहेंगे तभी फंडा क्लियर होगा. लेकिन कई और चीजें हैं जिसपे IIT या नीट अपना ध्यान केंद्रित करता है. ये इंट्रेंसेस जो है ना, वो बच्चों को बेसिक्स पे ही लॉक करते हैं. क्या चार्ज की सारी प्रॉपर्टी मुझे आती है? यहां से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 स्टार्ट होता है, जिसका सबसे पहला लॉ है कूलम्स लॉ. इसको समझते हैं. अच्छा, ये लॉ क्या होता है? तो लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ. रिमेंबर न्यूटन साहब, ठीक है ना, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ गए और एप्पल गिरा, फिर हम सबका जीवन खराब हो गया. पेड़ ही गिर जाता तो काम ही खत्म था, या चुपचाप खा लेते. इतना सोचा ही क्यों? ये सारी बातें आपके मन में चल रही होगी कि खाया वाया कुछ नहीं और हमारी लाइफ बिगाड़ दी. सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? ठीक है ना, कूलम ने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जनरेट किया था. उसने क्या किया था और कैसे किया था, ये हम यहाँ पे देखते हैं. उसने क्या किया, उसने, ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, बट जिसकी वैल्यू आई वो हम देखते हैं. क्लियर?
Okay, so he has taken two positive charges and placed nearby, then observed that the charges are repelling each other. दोनों चार्जेस दूर दूर भागने लगे. That means that there is a force in the direction of repulsion. तो उसने देखा कि जब मैं ऐसा सिस्टम को लाके पास में रख रहा हूं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट में, तो फिर इधर फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो दिस इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड दिस वन इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. मैं एक और बात जोड़ दूं साहब, उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन बताई कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे, सेम मैग्नीट्यूड में लगे, एंड टू डिफरेंट बॉडीज पे लगे या चार्जेस पे लगे. तो ये कौन सा लॉ है? आप पहले इसको पढ़ चुके हैं. रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ, भूल गए साहब? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो कूलम्स लॉ में भी ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर. ओके, चलो ठीक है. खुश होके एक बात और जोड़ दे रहा, ठीक है ना. दिस इज अ सेंट्रल लाइन फोर्स, जिसका मतलब ये है कि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस. समझ गए साहब? जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के. अब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कैसे उसने कैलकुलेट किया? मान लो यहाँ पे उसने Q1 को 2 टाइम्स इंक्रीज किया और Q2 को भी 2 टाइम्स इंक्रीज किया, देन ही, ठीक है ना, ऑब्जर्व दैट कि फोर्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया. तो इसका मतलब उसको पता चल गया कि ये जो है वो मल्टीपल, ठीक है ना, रेशियोटिक मल्टीपल रेशियोटिक प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा है चार्ज के लिए. तो उसने निकाल दिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली जब उसने फोर्स को कैलकुलेट किया, दोनों प्रोपोर्शन को मिलाया, तो क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब यहाँ पे एक, जैसे ही प्रोपोर्शन साइन हटेगा वहां पे एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू K लेते हैं. यही एक्सपेरिमेंट उनने अनलाइक चार्जेस के लिए भी किया. तो अनलाइक चार्ज में क्या देखा कि फोर्स का डायरेक्शन उल्टा आ जा रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहा है, बट होना वही है. दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. और मान लो कि एक को उसने पॉजिटिव लिया होगा तो दूसरे को नेगेटिव, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, फिर भी फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ. तो यहां से उसने जो कैलकुलेशन किया सेम ही था. तो यहां से उसने एक प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है, जो आप जो है वो चार्ज के लिए पढ़ते हैं, क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ठीक है, इसका मतलब दोनों में प्यार है और दोनों में दुश्मनी है. ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. ठीक है, लाइक चार्जेस और दिस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एग्जैक्टली. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली मेरे को कैसे दिख रहा है? ये दोनों फोर्स जो है वो एग्जैक्टली एक्शन रिएक्शन पेयर के जैसा दिख रहे हैं, क्योंकि अब ध्यान से देखो तो अगर, ठीक है ना, ये जितना फोर्स लगा रहा है यही सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो फिर कूलम्ब, व्हाट इज कूलम्स लॉ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैट. ओके, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं. ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब थोड़ी सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्स जनरेट हुआ, हमारा फोर्स क्या जनरेट हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू
k इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर k की वैल्यू जो है उसमें लाइट का थोड़ा बहुत हाथ है, ओके। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन 0? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 is called permittivity of free space or air or vacuum or zero space also. So what is permittivity? ठीक है ना, it is a space or a region in which the force or field can convey or interact one to other and apply force or field to each other. Okay. So इसकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, यूनिट की बातें करें तो यूनिट की बातें यहां से करते हैं तो फोर्स कैसा हो जाता है? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस मच इज द फोर्स, ठीक है ना। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में होता है। देन होप्स हो कि आप एप्सिलॉन 0 का यूनिट और डायमेंशन दोनों ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।